सरकारों के आगे बेबस हैं, मजबूर हैं। इसलिए न चाहते हुए भी ऐसे व्यक्ति को जो भारत रत्न का हकदार है, सोनम वांगचुक भारत रत्न का हकदार है। और मैं दावे के साथ ये बात कहता हूँ कि जिन लोगों को भारत रत्न दिया गया है उनमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लुच्चे लफंगों की गिनती में आते हैं, लेकिन उनको भारत रत्न दिया गया है। और ये असली भारत रत्न का हकदार जेल में सड़ रहा है, पिछले 4 महीने से जेल में है। 26 तारीख कल उसको 4 महीने पूरे हुए, 120 दिन। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी लड़ाई जो है, ये सूझवान लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं। हमने क्राउड को नहीं इन्वाइट किया, हमने भीड़ को इन्वाइट नहीं किया, क्योंकि भीड़ का अभी कोई काम नहीं है। भीड़ का काम जब होगा तब हम जरूर बुलाएंगे, लेकिन हमने सिलेक्टेड लोगों को बुलाया ताकि आप लोगों को ये संदेश जाए। आपको पता होगा 14 तारीख को जब हमारी ये यात्रा शुरू हुई, उससे पहले मीडिया में, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो या फिर सोशल मीडिया हो, कहीं पर भी सोनम वांगचुक जी को लेकर के एक लाइन भी लिखी या बोली नहीं गई थी, क्योंकि उन सभी लोगों में एक दहशत थी, एक डर था कि सोनम वांगचुक जी के ऊपर रासुका लगा हुआ है और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के जिस व्यक्ति पे लग जाती है, अगर उसके पक्ष में कोई पोस्ट कर दे या कोई भी बोल दे तो उसको भी उस लपेटे में लिया जा सकता है। इस डर की वजह से कोई बोला नहीं। सोनम वांगचुक जी को 26 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था। मैंने 27 तारीख को पहली पोस्ट की थी। आप मेरी आईडी पे जाकर के 27 की पोस्ट देख सकते हैं। मुझे पता था, क्योंकि वो जो लड़ाई लड़ रहे हैं वही लड़ाई मैं भी लड़ रहा हूँ। इसलिए मुझे पता है कि अगर सोनम वांगचुक जी जेल में है और मैं चुपचाप इस डर से बैठ जाऊं कि मेरे ऊपर भी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लग जाएगा, तो मेरे से बड़ा गद्दार और कोई नहीं होगा इस समाज के अंदर। इसलिए मैंने बेधड़क वो पोस्ट की। उसके बाद लगातार अपने भाषणों में कहता रहा कि सोनम वांगचुक जी की लड़ाई हम लड़ेंगे। और आज ये लड़ाई लड़ते लड़ते हम यहाँ तक आ गए। 14 तारीख को जब हमारी यात्रा शुरू हुई, उसके बाद में एक बड़ा करिश्मा हुआ। जिन लोगों के अंदर डर था, डर बाहर निकला और उन लोगों ने पोस्टें करनी शुरू कर दी। सबसे पहले सोशल मीडिया एक्टिव हुआ, उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी एक्टिव हुआ। 20 से ज़्यादा देश के जाने माने पत्रकारों ने 14 तारीख 15 तारीख के बाद में अपने सामने आकर के सोनम वांगचुक जी के बारे में बोला, उनको न्याय दिलाने की बात की। इस तरीके से अखबारों ने भी छापना शुरू किया। तो जो इस देश के अंदर मीडिया डरता है, जो प्रशासन डरता है, जो पुलिस डरती है, तो आखिर में ये है क्या? आखिर देश में चल क्या रहा है? हम लोगों ने एक भी कोई नारा पुलिस और प्रशासन के खिलाफ नहीं दिया, क्योंकि पुलिस और प्रशासन का कोई दोष नहीं है। जैसे आदेश हुआ उनको वहां से गिरफ्तार किया गया, बाई एयर जोधपुर लाया गया और जोधपुर की सेंट्रल जेल में डाल दिया गया। अब इसमें जेलर का क्या दोष है? इसमें जेल प्रहरियों का क्या दोष है? इसमें यहाँ के पुलिस प्रशासन का, कमिश्नर का क्या दोष है? यहाँ के IAS IPS जो भी काम कर रहे हैं, कमिश्नर या कलेक्टर, उनका क्या दोष है? क्योंकि वे सारे के सारे लोग सिर्फ और सिर्फ सत्ता के हुक्म को मानने के लिए मजबूर हैं। आज की तारीख में कहने मात्र के अधिकारी हैं, उनके पास नाम मात्र का भी अधिकार नहीं है। ये बात आपको समझनी होगी। इस देश का क्या हाल होने जा रहा है? क्या पुलिस कर्मियों को इस तरीके से हमारे सामने खड़ा करके आपस में टकराव पैदा करना, क्या ये देश के हित में है? नहीं क्या है। पुलिस कर्मियों को सिर्फ इसलिए कि हम तुम्हें तनख्वाह देते हैं, इसलिए कोई भी आंदोलन करने वाले को या कोई भी आवाज उठाने वाले को तुम उन्हें रोको, तुम आंसू गैस के गोले, तुम रबर की गोली या और भी कई प्रकार के हथियार उपयोग करके तुम जनता को रोको? अरे मैं उन लोगों से भी सवाल पूछना चाहता हूँ कि तुम अगर तुम्हारे हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने वालों के ऊपर लाठीचार्ज करते हो, तो क्या तुमने बच्चे पैदा नहीं किए हैं? राइट। क्या तुम्हारे बच्चों का भविष्य अंधकार में नहीं है? क्या ये सिर्फ जनता के बच्चों का ही भविष्य अंधकार में है? आपने भी बच्चे पैदा किए हैं, आपके बच्चों का भी भविष्य अंधकार में है। इस तरीके से संविधान खतरे में पड़ेगा। इस तरीके से अगर इस देश का सिस्टम बिगड़ेगा, इस देश के अंदर अपराधियों का शासन होगा। अरे जिन राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की बात करते हो, वो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून तो
उन लोगों पे लागू होना चाहिए जो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं। क्या इस देश के प्रधानमंत्री के ऊपर मुकदमे नहीं है? फिर उनको जेल में होना चाहिए। क्या इस देश के गृह मंत्री के ऊपर मुकदमे नहीं है? तो उनको जेल में होना चाहिए। वो लोगों को जेल में भेज रहे हैं और ऐसे लोगों को जेल में भेज रहे हैं, वो ऐसे लोगों को जेल में भेज रहे हैं जो राष्ट्र के लिए गर्व और गौरव है। कल 26 तारीख को इस देश के अंदर कई लोगों को पद्मश्री दिया गया। हमारे बाड़मेर जैसलमेर से भी एक तगाराम जी को पद्मश्री दिया गया। ये पद्मश्री क्यों दिया गया? क्योंकि उन्होंने दुनिया के अंदर देश का नाम ऊंचा किया, वो देश दुनिया में एक पहचान बने। तो हमारे सोनम वांगचुक जी ने क्या दुनिया के अंदर हमारे नाक को नीचा करवाया? 28 देशों से अवार्ड लाया। जो अवार्ड गिने चुने लोगों को मिलते हैं वो अवार्ड लाए। देश के और विदेश की 800 से ज्यादा यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की डिग्री लाए। उन्होंने सैनिकों के लिए गर्म टेंट बनाए। उन्होंने राजस्थान के बॉर्डर पर 52 डिग्री में सेंटीग्रेड में रहने वाले फौजियों के लिए ठंडे टेंट बनाए। उन्होंने क्या क्या किया? मुझे जैसे ही पता चला कि वो तो जेल में भी आने के बाद में पढ़ाने का काम कर रहे हैं, और अब तो उन्होंने यहाँ के बैरेक को ठंडा करने के लिए भी एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया है। अगर 120 दिन से वो बंदा जेल में है, अगर 120 दिन अगर उसको अवसर मिलता तो देश को अभी तक बहुत बड़े बड़े आविष्कार और खोज वो देते। लेकिन ये नुकसान हुआ तो किसका हुआ? ये देश का नुकसान हुआ। सिर्फ और सिर्फ इस बात को लेकर के कि सोनम जी ने कहा कि हमारी आबादी के अनुसार लेह को पूर्ण दर्जा दिया जाए राज्य का और उसे 6ठी अनुसूची में शामिल किया जाए। 6ठी अनुसूची के बारे में लोगों को जानकारी नहीं है, 5वीं अनुसूची की जानकारी नहीं है। 6ठी और 5वीं अनुसूची का मतलब होता है वहां की बहुतायत संख्या का स्वायत्त शासन, उनका अपना शासन। तो जहां पर ज्यादा आदिवासी हैं वहां आदिवासियों का स्वायत्त शासन होना चाहिए। 6ठी अनुसूची के तहत ऑलरेडी हमारे 3-4 राज्य पूर्वांचल के शामिल है। उसी के अंदर इन्होंने भी मांग रखी और उस समय इनको सरकार बनानी थी, वोट लेना था, इसलिए उन्होंने हाँ भर दी। और हाँ भरने के बाद 2014 से 19 तक उन्होंने इस पर अमल नहीं किया। तब जाकर के उन्होंने 20 में बगावत शुरू की और कहा कि तुम मेरी बात के ऊपर खरे नहीं उतर रहे हो, इसलिए उन्होंने ये आवाज़ बुलंद की। 2023 में वो 30 तापमान के अंदर भूख हड़ताल पर बैठे। उस समय भी उनको हाउस अरेस्ट करके रखा गया। उस समय भी राष्ट्रीय मूल निवासी संघ के माध्यम से हमने ये आवाज़ बुलंद की थी। तो साथियों, हमारा सेंट्रल जेल आने का मतलब ये नहीं है कि हम सेंट्रल जेल में भिड़ें या उनके दरवाजे तोड़ें या हिलाएं, ये नहीं है। हमारा उद्देश्य है सेंट्रल जेल पहुंच तक उस सरकार तक ये संदेश देना कि अगर आप हमारे इस सांकेतिक मामले से अगर आप नहीं समझते हैं या इसको थोड़ा गंभीरता से लेकर के इस पर विचार नहीं करते हैं, तो मैं गारंटी से कहता हूं कि पूरे देश में यह आंदोलन खड़ा करूंगा। पूरे देश में आंदोलन खड़ा करूंगा। मुझे ना जेल की परवाह है और ना किसी बार की डर है। मैं किसी से डरता नहीं हूं। मैं अगले महीने फरवरी लग रहा है, अगले महीने फरवरी में मैं बंगाल के अंदर यात्रा निकाल रहा हूं। मार्च में यही मेरी पैदल यात्रा और इसी प्रोटेस्ट को लेकर के हमारा कर्नाटक में होगा, अप्रैल में बिहार में होगा, जून में हमारा हैदराबाद तेलंगाना में होगा और उसके बाद में जुलाई में गुजरात में होगा। ये कंटिन्यू पूरे 2026 में चलेगा। मैंने यहाँ पर आमंत्रण दिया और मैंने जो यहाँ पर बात रखी या जो कुछ भी आपके सामने आपके हाथ में तख्तियाँ हैं, इन तख्तियों को आप देख सकते हैं। भारत का संविधान मूल रूप से लागू नहीं है और उसे संविधान को संशोधन के नाम पे खोखला कर दिया गया है। उसमें हमारे बहुत सारे अधिकार खत्म कर दिए हैं। इसलिए भारतीय संविधान मूल रूप से लागू करो, ये हमारा पहला नारा है। दूसरा नारा है कि सोनम वांगचुक जी को रिहा करो। क्यों? क्योंकि वो भारतीय संविधान की बात करते हैं। भारतीय संविधान में प्रदत्त जो हमारे हक और अधिकार हैं उनको लागू करवाने की बात करते हैं। तीसरा हमारा नारा है ओबीसी को लेकर के कि ओबीसी की पृथक जनगणना होनी चाहिए। ये बात ओबीसी को आज दिन तक पता नहीं है। 2010 में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में मैंने ही ये आवाज़ उठाई थी
कि जिस तरह से SC और ST का अलग कोटा बनता है, पहले 15% और 7.5 यानी 22.5 होता था, आज की तारीख में बढ़ करके 17.5 और 8.5 हो गया है, यानी 26% हो गया है। ठीक इसी तरीके से OBC का भी गिनती करके एक आंकड़ा निकाला जाए कि वो 50 है, 55 है, 60 है या 70 है, कितना है, और उसके मुताबिक उनका हर जगह पर जो है बजट से लेकर के उनकी गवर्नमेंट सर्विसेज में लेकर के न्यायपालिका से लेकर के सब जगह उनकी हिस्सेदारी उनको मिलनी चाहिए। लेकिन उन्होंने इस मुद्दे को जाति आधारित जनगणना का मुद्दा करके डाइवर्ट कर दिया। इसलिए हमने ये भी मुद्दा OBC के लोगों को जागृत करने के लिए कि तुम्हारे हक और अधिकार कौन खा रहा है, ये बात जागृत करने के लिए हमने OBC की पृथक के जनगणना करने की मांग इसमें उठाई है। इसी प्रकार से अभी जो पर्यावरण और जो अरावली पर्वत के साथ में छेड़छाड़ का मामला हुआ है, उसको लेकर के भी हम लोगों ने इस मुद्दे को शामिल किया है कि देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ और अपने सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए प्रकृति के साथ जो छेड़छाड़ की जा रही है, पर्यावरण के साथ जो छेड़छाड़ की जा रही है, आज आप देख सकते हैं, मैं तो उसका प्रत्यक्ष प्रमाण भी दे दूंगा आपके गांव के अंदर भी, जब किसी को खनन की या खुदाई की, पहाड़ में खनिज खोदने की, पत्थर खोदने की लीज दी जाती है, तो वो लीज सरकारी 1 बीघे से ज्यादा नहीं होती, 1 बीघे से ज्यादा नहीं होती है। लेकिन जब उसको 1 बीघे की लीज मिल जाती है तो वो पूरे पहाड़ को ही तबाह कर देते हैं, पूरे पहाड़ को खोद देते हैं, वहीं पर क्रेशर लगा देते हैं। इसकी परमिशन किसने दी? क्या वहाँ के लोगों के, आसपास के लोगों का जो है वातावरण, पर्यावरण वो दूषित नहीं हो रहा है? क्या वहाँ पर किसी प्रकार के लोगों को परेशानी नहीं हो रही है? लेकिन ये सारा का सारा इसलिए हो रहा है क्योंकि वे तमाम पूंजीवादी लोग, जो पूंजीपति लोग हैं, वे सारे के सारे उन सरकारी के इलेक्शनों के टाइम में पार्टियों को चंदा देते हैं, और चंदा लेने के लिए वो उनको छूट देते हैं कि तुम पर्यावरण के साथ जो छेड़छाड़ करना चाहो वो करो। ये भी मुद्दा हमने साथ में रखा है। इसी प्रकार से आदिवासियों का अलगीकरण और उनके हक अधिकारों पर कुठाराघात, आदिवासियों को नक्सली कह करके उनको वहाँ जंगलों से खदेड़ना। मेरा पहला सवाल है सरकारों से, आपके माध्यम से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वो सिविलाइजेशन में रहने वाले, सिंधु घाटी सभ्यता में रहने वाले, इस दुनिया के सबसे सभ्य लोग थे, उनको जंगलों में जाकर रहने के लिए मजबूर किसने किया? आज तो मेरे जंगलों से खदेड़ रहे हो, पहले तो ये साथ का सवाल दो कि उन्हों को जंगल में जाने के लिए मजबूर किसने किया? तुम ही लोगों ने उन सभ्यता से निकाल करके उनको उन जंगलों में रहने के लिए मजबूर किया, और अभी आप खुद उनको जंगलों से फिर से खदेड़ रहे हो और उन जंगलों की कटाई करके और पर्यावरण के ऊपर पूरा जो है अटैक कर रहे हो। इसी प्रकार से ये जो मामला हमारा आदिवासियों का है, इसको भी पूरे देश के अंदर कि आदिवासियों को अलग करके सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से और भी कई करके उनको अलग किया जा रहा है, और देश में कहा जा रहा है कि देश के अंदर सिर्फ 8% आदिवासी ही इस देश के मूल निवासी इंडिजीनियस है। तो बाहर से आए हुए लोग क्या हैं, कौन है, उनकी आइडेंटिटी कौन करेगा? तो ये इस प्रकार की जो अलगीकरण की बात करके आदिवासियों को सेग्रीगेट करके उन्हें कमजोर करने का काम किया जा रहा है, इस मुद्दे को भी हमने इसमें शामिल किया है। ऐसे ही बहुत सारी चीजें जो आप देख रहे हैं, सोनम वांगचुक जी की गिरफ्तारी के खिलाफ कि वो सम्मान के लायक है और उन्हें गिरफ्तार किया गया है, तो ये तमाम चीजें आप लोगों को नहीं पता थी। मैंने इस पैदल यात्रा के माध्यम से आप लोगों तक ये संदेश पहुंचाने की कोशिश की। बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों को भी इस बात की जानकारी नहीं थी कि सोनम वांगचुक है कौन और क्या है और क्यों जेल में डाला हुआ है। आम आदमी को तो बिल्कुल पता नहीं था, लेकिन मेरा फर्ज बना कि मैं जानता हूं, मैं उनसे मिला हूं, मैं उनके काम के बारे में जानता हूं, मैं उनके इंस्टीट्यूट में जाके आया हूं, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं जन जन तक उनके कामों को पहुंचाऊं, उनकी योग्यता को बताऊं और उन्हें बचाने के लिए, रिहा करने के लिए लड़ाई में आप सभी लोगों को शामिल करूं। तो ये हमारी संवैधानिक लड़ाई है। हम सरकारों को भी संदेश देना चाहते हैं, प्रशासन को भी संदेश देना चाहते हैं कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ न्याय और संविधान के लिए कर रहे हैं। हमारा इसमें कोई भी किसी प्रकार का ऐसा मामला नहीं है कि हम लोग कोई देश या राष्ट्र हित को आघात पहुंचाने या उसके किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसलिए अभी हम लोग यहाँ पर हमारा जो काम था हमने किया, ठीक है, संदेश गया जाएगा, कोई बात नहीं, आगे क्या होता है हम देखेंगे।
फिलहाल हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम यहाँ से चल करके कलेक्टर कार्यालय तक जाने का है। कलेक्टर कार्यालय सभी लोग साथ में चलेंगे और चल करके वहाँ पर हम लोग इस सभा का समापन भी करेंगे। अभी यहाँ पर इतना ही होगा, उसके बाद वहाँ पर चल करके हम लोग ज्ञापन दे करके इसे